हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। हमने क्लास 8 हिस्ट्री का चौथा अध्याय का कुछ पाठ पढ़ लिया था। पहला पाठ पढ़ लिया था, ये दूसरा पाठ आपके समक्ष में है, जो कि हमने बताया था कि जनजातीय विद्रोह हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। ये दूसरा पाठ है आपका, और इसका नाम ही आप जानते हैं कि उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज, इसका जो है नाम ही है चौथे अध्याय का, हिस्ट्री क्लास 8 पीटीबीसी बुक। चलिए, अब हम यहाँ पर जनजातीय जो होता है वन विभाग के बाद क्या क्या होता है ये हमने पढ़ा। अब हम जो है जनजातीय के बारे में पढ़ने वाले हैं, जनजातीय विद्रोह का स्वरूप। देखिए, लिखा गया है कि 19वीं शताब्दी में भारत के लगभग सभी इलाकों में आदिवासियों ने अंग्रेजों एवं उनके सहयोगी गैर आदिवासियों के घूसपैठ एवं शोषण के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। अंग्रेज के खिलाफ जो घूसपैठी था वो, और गैर आदिवासी के खिलाफ अब शोषण शुरू होता है। शोषण के खिलाफ जो है अधिकार के लिए लड़ाई शुरू होती है। शोषण के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी गई, और भारत में सबसे बड़ी संख्या भील जनजाति की किसकी है? तो भील जनजाति की सबसे बड़ी संख्या भील जनजाति की भारत में की है। गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश जनजाति, यह क्वेश्चन जो है भील जनजाति वाला, ये बीपीएससी पूछा है आपको जो है 68वीं या 67वीं के जो है क्वेश्चन में ये आपको मिल जाएगा। हमको उतना याद भी नहीं है, लेकिन तब पर भी आप ये देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है जनजाति भारत में कहाँ निवास करती है और कौन है। तो भील जनजाति भारत में सबसे बड़ी संख्या में भील जनजाति है। ये गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, त्रिपुरा आदि राज्यों में उन्होंने महाजनों एवं साहूकारों के शोषण का विरोध करते हुए उनके नियमों को मानना बंद कर दिया। गोंडवाना के गोंड लोगों ने अपनी जमीन की सुरक्षा, अपने उत्पाद के लिए उचित मूल्य के भुगतान, विभिन्न वन संबंधी गतिविधियों से बिचौलिए एवं ठेकेदारों को दूर रखने, साहूकारों द्वारा शोषण को रोकने आदि के लिए विद्रोह आरंभ कर दिया। उड़ीसा में कंध कहाँ का ये था? गोंडवाना का। उड़ीसा में कौन? तो उड़ीसा में कंध जाति का विद्रोह भी जनजातियों मतलब विद्रोह भी जो है जमींदारों एवं साहूकारों के विरुद्ध था, शोषण के विरुद्ध था। उत्तर पूर्व में विद्रोह का स्वरूप कुछ अलग था। उत्तर पूर्व में यहाँ के बहुसंख्यक आदिवासी अफीम की खेती करते थे। जो आदिवासी होते थे उत्तर भारत के जो लोग होते थे वो कैसे? तो अफीम की खेती किया करते थे। आपको याद है ना कि सबसे ज़्यादा खेती अफीम का कौन करता था? गया में, बिहार में गया, जो बंगाल का क्षेत्र में गया जो था वो सबसे ज़्यादा अफीम की खेती करता था। याद है आपको? चलिए, देखेंगे कि अंग्रेजों ने अफीम की खेती पर बढ़े हुए मुनाफे को देखकर उसे अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया। यहाँ पर नियंत्रण में जो है लेने का प्रयास अंग्रेज करता है, तथा सरकारी इजाज़त के बिना अफीम की खेती पर रोक लगा दी गई। अब जो है यहाँ पर रोक लगा दिया गया, सरकारी जब तक आप नहीं लेंगे इजाज़त तब तक आप अफीम की खेती नहीं कर सकते। लेकिन सबसे अधिक विद्रोह की ज्वाला तात्कालिक बिहार के संथाल परगना एवं छोटा नागपुर प्रमंडल में धधक रही थी। यहाँ के आदिवासी सेठ, साहूकार, महाजन एवं गैर आदिवासी बिचौलियों के शोषण के शिकार तो थे ही, साथ ही अंग्रेजों द्वारा उन लोगों को दिए जा रहे प्रोत्साहन के खिलाफ भी था। जो ये साहूकार, महाजन, गैर आदिवासी को जो ये दे रहा था प्रोत्साहन, उसके ये खिलाफ हो गए। ईसाई मिशनरियों की घूसपैठ भी उनके विरोध का एक बड़ा जो है कारण था। क्या किया ईसाई मिशनरी? तो कहा कि हम जो है तुमको ये आदिवासी शेर से जो है सुरक्षा करेंगे, लेकिन ये तो इसी के साथ मिला हुआ था, हम शिक्षित तुमको करेंगे, और यहाँ पर शिक्षित करने के बदला जो है धर्म परिवर्तन करवा रहा था। ये सब जो है आपने पढ़ा। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है तात्कालिक समाचार पत्र कलकत्ता रिव्यू में अंग्रेजों द्वारा संथालों के शोषण का उस पर छपा एक लेख है। जमींदार, पुलिस, राजस्व विभाग और अदालतों ने संथालों पर बेइंतहा जुल्म ढाए, उनकी जमीन जायदाद छीन ली। हर कदम पर संथालों को अपमानित किया जाता था और मारा पीटा जाता था। संथालों को कर्ज देकर 50 से 500 जो है फीसदी की दर से ब्याज वसूला जाता था। धनी और ताकतवर लोग जब मन में आता था, मेहनत कश संथालों की खरी फसलों पर हाथी दौड़ा दिया करते।
मतलब धनी और ताकतवर जो लोग होते थे वह इतना मेहनत करके खेती किया उस पर हाथी दौड़ा देता था। यह अत्याचार आम बात हो गई थी। दीकू और सरकारी कर्मचारी, मतलब दीकू कहते थे जो गैर आदिवासी होता था उसको दीकू कहते, यहाँ पर दिया भी गया कि दीकू और सरकारी कर्मचारी भी संथालों की निगाह में अत्याचारी थे। ये लोग संथालों से बेगारी करवाते थे, मतलब कोई रुपया पैसा नहीं, हम जो है तुम काम करोगे, सिर्फ बेगारी, इसी को ऊपर आपने पढ़ा। कि दीकू क्या है, तो दीकू गैर आदिवासी सेठ एवं महाजन जो अधिक ब्याज पर ऋण देते थे और उनका शोषण करते थे, ये व्यापारी एवं बिचौलियों का काम करते थे। तो समझ गए, दीकू गैर आदिवासी जो महाजन होता था उसको कहते थे। बाहरी लोग, आगे है कि आरंभ में इन आदिवासियों ने अपने अपने नेता के नेतृत्व में लगान की रकम देना बंद कर दिया और महाजनों व साहूकारों के आदेशों और नियमों को मानने से इनकार कर दिया। परंतु जब गैर आदिवासियों के पक्ष में अंग्रेजी सरकार अपनी सेना के साथ खड़ी हो गई और जोर जबरदस्ती करने लगी, तब ये आदिवासी अंग्रेजों के खिलाफ अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो गए। अब जो है यहाँ पर सेना उतार दिया गैर आदिवासी के साथ, ये साहूकार महाजन के साथ अंग्रेज सरकार, तो ये भी अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो जाते हैं। कुछ आदिवासी समूहों ने अपना उद्देश्य अपने इलाके से अंग्रेजी राज्य को समाप्त करना बना लिया। तत्कालिक बिहार के संथाल विद्रोह, कहाँ बिहार में होते संथाल विद्रोह, और अभी जो आप देखते हैं भागलपुर का क्षेत्र, वहाँ पर संथाल लोग रहते हैं। मुंडा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन ने आदिवासियों से जमीन छीनने का सिलसिला समाप्त कर जनजातीय समाज को संरक्षण प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया। कौन? तो संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह और ताना भगत आंदोलन। ये जो है उससे जमीन जो आदिवासियों से छीना जा रहा है उसको समाप्त कर जनजातीय समाज को संरक्षण प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया। उत्तर पूर्व भारत में कौन? तो उत्तर पूर्व भारत में आपको हमने बताया कि इधर का जो क्षेत्र है गारो खासी जयंतिया वाला, तो यहाँ पर खसिया, गारो एवं नागा जनजातियों के ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। ये सभी विद्रोह संगठित विद्रोह थे। ये सभी विद्रोह क्या था? संगठित विद्रोह था। यहाँ एक क्वेश्चन है कि क्या जनजातीय विद्रोह सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ था? नहीं, सेठ के खिलाफ, साहूकार खिलाफ, महाजन के खिलाफ, इन बिचौलियों के खिलाफ, इनके खिलाफ था। आर्थिक शारीरिक शोषण कौन कर रहा था? तो यही सब कर रहा था। और आगे है कि इन विद्रोहों के लिए सेठ, साहूकार एवं महाजन कहाँ तक जिम्मेदार थे? क्योंकि ये तो शोषण कर रहा था ना। जो तुमसे कहा गया लगान इतना लेना है, और साथ ही साथ जो है लगान के साथ साथ तुम, हमको तो पता नहीं कि क्या खेती होगा नहीं होगा, खेती नहीं भी होता था तो लगान तो देना ही पड़ेगा, और लगान देने के लिए हमको जो है सूद पर रुपया लेना पड़ेगा। कौन देगा? सेठ महाजन देगा, और सेठ महाजन सूद पर रुपया देता था और ब्याज बहुत ज़्यादा लगाता था। पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होता था, ये आदिवासी लोग नहीं होते थे, तो उनसे कितना ब्याज लेना है, क्या लेना है, ये कितना हो जाता था इसको पता नहीं। तो क्या करते थे? शोषण करते थे। अब कैसे शोषण? तो जमीन लेगा, उस पर बंधुआ मजदूर बना देगा, जब तक कर्ज नहीं देगा तब तक तुम मेरे जमीन, मतलब अपने उसका जमीन है, अब इसका हो गया, अब उस पर तुम काम करो। अब उससे जमीन भी खरीद लेता था, मतलब कि जमीन जो है तुमको हम ब्याज में दिए हैं उसे ले लिया। तो ये यहाँ तक जो है साहूकार और महाजन तो बहुत ही जो है शारीरिक शोषण और आर्थिक शोषण आदिवासी पर किया। ये समझ गए, और इसी के कारण जो विद्रोह भी शुरू होता है। चलिए आगे चलेंगे कि यहाँ आप मुख्य रूप से छोटा नागपुर के मुंडा विद्रोह तथा उत्तर पूर्व में नागा जनजाति का जो है जेलियांगरांग आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे। जो कि नागा जनजाति का कौन था आंदोलन? तो जेलियांगरांग आंदोलन, ये याद रखिएगा। पहला हम पढ़ेंगे मुंडा जो कि विद्रोह या बिरसा मुंडा या मुंडा विद्रोह। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन बिहार के संदर्भ में, या जो है आपको यूपीएससी में भी जनजातीय विद्रोह के रूप में आपको ये मुंडा विद्रोह पूछा जाता है। ठीक है, एक एक बात ध्यान से आप जो है सुनिएगा कि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर सन 1874 हुआ, और इन्हीं के जन्मदिन से जो है झारखंड जब अलग होता है, कब होता है? 15 नवंबर को ही अलग होता है। इन्हीं के उपलक्ष्य में, जन्मदिन के उपलक्ष्य में 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को तो ये झारखंड अलग होता है। किससे? तो बिहार से। तो अभी जो देख रहे हैं ये सारे के सारे बिहार में पड़ते थे, और बंगाल का क्षेत्र था, ये तो आप जानते ही हैं। आगे है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब होता है? तो 15 नवंबर 1874 को ईस्वी को छोटा नागपुर प्रमंडल के तमार थाना अंतर्गत
अली हातू गांव के निकट एक छोटे से क्षेत्र चलकंद में हुआ। कहाँ पर हुआ, एक बार पुनः याद रखिएगा कि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 ईस्वी को छोटा नागपुर प्रमंडल के तमार थाना अंतर्गत अली हातू गांव के निकट एक छोटे से क्षेत्र चलकंद में हुआ। उनके पिता का नाम क्या था, तो सुगना मुंडा। उनके पिता का क्या नाम था, सुगना मुंडा, और माता का क्या नाम था, कदमी। माता पिता का भी नाम पूछता है, तो माता जो है बिरसा मुंडा का माता का नाम क्या था, कदमी था, और पिता का नाम सुगना मुंडा था। बिरसा की शिक्षा दीक्षा चाईबासा का एक जर्मन मिशन स्कूल में हुआ। कहाँ हुआ, जर्मन मिशन स्कूल चाईबासा में। और शुरू के कुछ मुंडाओं के साथ मिलकर उसने ईसाई धर्म भी स्वीकार कर लिया। कुछ मुंडाओं को मिलकर जो है ईसाई धर्म स्वीकार कर लेता है, लेकिन बाद में ईसाई धर्म से असंतुष्ट होकर फिर मुंडा बन गया। उनके मन में अंग्रेजों और जमींदारों के प्रति आक्रोश की भावना ने ही जो है मुंडा विद्रोह का जन्म दिया। क्या दिया, जमींदारों और जो अंग्रेजों के प्रति जो आक्रोश भावना हुआ और मुंडा विद्रोह शुरू होता है, जन्म होता है इसका। देखिए आगे है कि सन 1895 में बिरसा को उसके कुल देवता सिंगबोगा, ये याद रखेंगे, यहाँ से उनके कुल देवता का भी नाम पूछा जाता है। अब देखिए ये तो समझ गए। आगे है कि यहाँ पर सिंगबोगा के बारे में आपको याद रखना है, भूलिएगा नहीं तो क्वेश्चन गलत होगा। कुल देवता का नाम क्या था, सिंगबोगा। सिंगबोगा से एक नए धर्म का प्रतिपादन की प्रेरणा ली। कुल देवता था, कुल देवता किसका, बिरसा को उसके कुल देवता से एक नए धर्म के प्रतिपादन की प्रेरणा मिल गई, जिसके अनुसार उसने अपने आप को भगवान का अवतार घोषित किया। समझ गए, जिसके अनुसार वो अपने आप को क्या कहा, हम भगवान हैं, और अंग्रेजी शासन का अंत करने का बीड़ा उठा लिया और बीड़ा उठाता है। उसके लिए उसने मुंडाओं को आदर्श एवं पवित्र जीवन जीने का संदेश दिया। आदर्श जीवन जियो, पवित्र जीवन जियो। आप बताइएगा कि 1895 में जो है कौन कुल देवता से लेता है वह प्रेरणा, तो उनके जो है अपने कुल देवता थे, मतलब जो होता है अपने कुल, मतलब कि अपने बाबा परबाबा, ये ऐसे इसको कुल बोलते हैं। तो कुल देवता किसको कहे, तो सिंगबोगा ही उनके कुल देवता थे। तो नए धर्म का प्रतिपादन किया और उसने अपने आप को क्या कहा, भगवान का अवतार घोषित कर लिया। यह 1895 की बात है। उसके लिए जो है उसने मुंडाओं का आदर्श पवित्र जीवन जीने का संदेश दिया और कुछ ही दिनों में उसके अनुयायियों की संख्या अधिक हो गई। वे बिरसा को पैगंबर मानने लगे और बिरसा को पैगंबर मानने लगता, भगवान मानने लगता है। बिरसा ने प्रचार किया कि अब मुंडा राज शुरू हो गया और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया। क्या हुआ, प्रचार किया कि मुंडा राज शुरू, विक्टोरिया का राज समाप्त। उसने मुंडाओं को आदेश दिया कि किसी को भी राजस्व नहीं दे, कोई भी राजस्व नहीं देगा और जमीन का उपभोग बिना राजस्व दिए ही करें। अंग्रेजी सरकार ने इस विद्रोह के कारण बिरसा को पकड़कर रांची जेल भेज दिया और उस पर बगावत का आरोप लगाया। लेकिन जेल से छूटने के बाद बिरसा ने फिर लोगों का समर्थन प्राप्त करना शुरू किया तथा अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जन संघर्ष के लिए मोर्चा बनाना शुरू किया। लोगों को तीर धनुष की शिक्षा दी और आगे तीर धनुष की शिक्षा दी जाने लगी और रात में सभाओं का आयोजन किया जाने लगा। 25 दिसंबर सन 1899 को बिरसा ने पहला आक्रमण ईसाई मिशनरियों पर किया। याद रखिएगा, पहला आक्रमण मुंडा का कब होता है, बिरसा मुंडा का, तो ये होता है 25 दिसंबर 1899 को। ये याद रखना है आपको। किस पर किया, मिशनरी पर किया, जिसका उद्देश्य ईसाई बने मुंडाओं को आतंकित कर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करना था। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए, बहुतों को बंदी बना लिया गया, लेकिन बहुत जल्द बिरसा गिरफ्तार भी कर लिया गया और 2 जून 1900 को उनको हो जाता है, हैजा की बीमारी होती है और बिरसा मुंडा की जो है मृत्यु रांची के जेल में हो गई। 2 जून 1900 याद रखना है, 2 जून 1900। जन्म भी याद रखना है कि जन्म कब होता है, मृत्यु कब होती है, पहला आक्रमण कब होता है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और यह जो है किस क्षेत्र में होता है ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये क्षेत्र क्या था, तो झारखंड का आप देख रहे हैं छोटा नागपुर प्रमंडल का क्षेत्र था, ये याद रखना है, छोटा नागपुर का क्षेत्र। और यहाँ पर जन्म कब होता है, 15 नवंबर 1873 को, और मृत्यु कब होती है ये भी आपको याद रखना है कि 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु 2 जून को हो जाती है। और पहला आक्रमण कब होता है, तो 25 दिसंबर 1899 को, किसके खिलाफ, मिशनरियों के खिलाफ, ईसाई मिशनरियों के खिलाफ। ये अपने आप को क्या कहा, सिंह बोंगा, मतलब कि अपने आप को ये भगवान कहा। नए धर्म का प्रतिपादन करने का इसको प्रेरणा कहाँ से मिला, सिंह बोंगा मतलब उसके कुल देवता से 1895 में मिला। और अपने आप को क्या कहा, हम भगवान हैं। और मुंडाओं को कहा कि आप आदर्श और पवित्र जीवन जियो, ठीक है। और ये बातें आपको सारी बातें यहाँ पर याद रखनी है। बिरसा को पैगंबर जो है लोग मानने लगा था। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे कि बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का अवतार क्यों घोषित किया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि भगवान का जो है बात, तो लोग बहुत जल्दी मानता, आप क्या होते हैं, भावनात्मक रूप से उससे जुड़ते हैं, भावनात्मक रूप से आप क्या करते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। 1895 में बिरसा को जो है, बिरसा को उसके कुल देवता सिंह बोंगा से एक नए धर्म का प्रतिपादन करने का प्रेरणा मिलता है। और उसी के अनुसार जो है मुंडा क्या होता है, बिरसा मुंडा स्वयं भगवान घोषित करता है अपने आप को। और भगवान घोषित करता है तो लोग समझता है कि ये मेरा जो क्या हो गया, मेरा अब सब कुछ हो गया, मेरे हम इसका बात मानेंगे, हम इसके साथ रहेंगे। मतलब हर बातें जो हैं, आप भगवान को पूछते हैं ना, तो किसी भी अल्लाह हो, अकबर हो, जो भी अल्लाह हैं, राम हैं, रहीम हैं, जो भी हैं, हर किसी का जो है आप अनुयायी हैं, आप उसका जो है अनुसरण करते हैं, उनके बातों को आप अनुसरण करते हैं। तो यही है। अब देखिएगा, अनुसरण तो यहाँ पर पैगंबर मान लिया ना, भगवान तो मान लिया बहुत सारे लोगों ने इसको। चलिए आगे देखेंगे कि बिरसा मुंडा की मौत के बाद भी मुंडा आंदोलन थमा नहीं, बल्कि जनजातियों में इसने और गहरी जड़ें जमा ली। अंततः छोटा नागपुर, ये पूछता है कि मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ, छोटा नागपुर के क्षेत्र में, याद रखिएगा। छोटा नागपुर के तत्कालिक आयुक्त की सिफारिश पर सन 1902 में गुमला तथा 1905 में खूंटी अनुमंडल का गठन कर दिया गया। कहाँ, तो यहाँ पर छोटा नागपुर के तत्कालिक आयुक्त की सिफारिश होती है। और 1902 में गुमला और 1905 में खूंटी अनुमंडल का गठन हुआ, ताकि समस्याओं को नज़दीक से समझा जा सके। आदिवासी किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 बनाया गया। मतलब जो आदिवासी किसान था उसको सुरक्षा दें, इसके लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का यहाँ पर निर्माण होता है। अधिनियम 1908 छोटा नागपुर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके द्वारा जनजातीय क्षेत्र की भूमि और गैर आदिवासियों को हस्तांतरण निषेध कर दिया गया। जो गैर आदिवासी है उसका हस्तांतरण नहीं होगा, और जो यहाँ पर जनजातीय क्षेत्र है, भूमि का, जनजातीय क्षेत्र की भूमि का, उसमें गैर आदिवासियों मतलब कि जैसे साहूकार, सेठ, ये सब जो ईसाई मिशनरी था, इसका निषेध कर दिया गया, मतलब बंद हो गया। इस प्रकार मुंडा आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को क्या किया, झुका दिया। और इस प्रकार से मुंडा आंदोलन क्या होता है, सफल होता है कि ब्रिटिश सरकार इसमें झुक जाती है। और 150 वर्षों से चला आ रहा जमीन छीनने का सिलसिला समाप्त हुआ। सेठ, साहूकार, मिशनरी, ये सब जो छीन रहे थे, इससे मतलब मिशनरी भी यहाँ पर हाथ मार रहा था कुछ कुछ, तो ये सिलसिला अब 150 से जो चला रहा था समाप्त हो गया, और जनजातीय समाज को संरक्षण प्राप्त हुआ। इस आंदोलन ने भारत में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रभावित किया, और उस समय के समाचार पत्र जैसे कि इंग्लिशमैन, पायोनियर और स्टेट्समैन आदि ने इस आंदोलन को कुचलने के ब्रिटिश सरकार की नीति की काफ़ी आलोचना की गई। यहाँ पर जो है ये अखबार में आलोचना हुआ। बिरसा को भगवान मानकर छोटा नागपुर के जनजातीय समाज के लोगों ने उसके सपने को साकार करने का बीड़ा उठा लिया। जो यहाँ पर कहा था ना कि विक्टोरिया राज खत्म, मुंडा राज शुरू, ये सपना था कि हम सभी को यहाँ से भगाएंगे अंग्रेज को, और इस सपने को साकार करने का बीड़ा जो है ये जनजातीय छोटा नागपुर के लोगों ने उठा लिया। अब सिर्फ जो है जमीन ही नहीं, अपितु अंग्रेजों से मुक्ति भी जो है प्राप्त करना था। अब अंग्रेज हमको
मुक्त कर दे, ऐसी जो है इच्छा जाहिर हुई। ये देखिए एक गीत है, मुंडारी लोकगीत, जिसमें बिरसा मुंडा को आज भी याद किया जाता है। क्या है गीत? मायोम ताम दो बिरसा, मायोम ताम दो बिरसा, बाहो रेको टिका सुंदरी केड, जंग ताम दो बिरसा, दिसुम होरो को बुरुंग केड। मतलब दिसुम होरो को बुरुंग केड, अबेना रिका को दो बिरसा, दिसुम होरो को ताज केड। मतलब हे बिरसा, तेरे खून का सिर में टीका लगाया, हे बिरसा तेरी हड्डी का परदेसी लोगों ने नमक बनाया, हे बिरसा तेरे सत्कार को विदेशियों ने अपना लिया। इसी कारण बिरसा जनजातीय क्षेत्र में भगवान के रूप में पूज्य हैं। तमार परगना केरेरे उरी उरी हाथो, तमार परगना केरेरे उरुई हाथो, बिरसा भगवान ए जोनोम लेना। मतलब बिरसा भगवान जो है जन्म लिए तमार परगना केरेर हुली हाथों में। ये आपने पढ़ा ना यहाँ पे, जहाँ उनका जन्म होता है तमार के क्षेत्रों में, तो जन्म जहाँ लिए हैं उसका ये बात है। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर मुंडा विद्रोह के बाद भी छोटा नागपुर में विद्रोह की आग दबी नहीं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन चलता रहा, जो बाद में कांग्रेस के नेतृत्व में चलाए जा रहे राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन गया। कांग्रेस के नेतृत्व में जो चल रहा था उसका हिस्सा ये मुंडा विद्रोह का क्षेत्र बन जाता है। मुंडा विद्रोह के जो भी लोग थे, ये युद्ध करते हुए आदिवासी का चित्र आपको दिखाया गया है। युद्ध करते हुए कुछ लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि घायल है, कुछ लोग को तीर लगी है, ये चित्र बनाए गए पढ़ने वाले हैं कि हमने तो पहला बिरसा मुंडा पढ़ लिया। अब दूसरा है कि उत्तर पूर्व भारत में जेलियांग राग आंदोलन क्या है ये? तो उत्तर पूर्वी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ नागा जनजाति, कौन? तो नागा जनजाति ने सबसे प्रबल विद्रोह किया। 19वीं शताब्दी में इस समुदाय के लोगों ने कई बार विद्रोह किया, लेकिन सन 1891 में जब मणिपुर के युवराज टिकेंद्र जीत सिंह को फांसी पर चढ़ाकर अंग्रेजों ने उस पर अपना अधिकार कर लिया, तब नागा जाति का विद्रोह जोर पकड़ लिया। ये कब जो है फांसी देता है टिकेंद्र जीत सिंह को, मणिपुर के युवराज थे, तो 1891 में। तब जो है और विद्रोह नागा का पकड़ता है जोर। और इस समय मणिपुर में जेमेई, लियांगमेई एवं रागमेई नामक नागा जनजाति की बहुलता थी। ये जो है जनजाति थे जेमेई, लियांगमेई और रागमेई। राजनीतिक एवं सामाजिक एकता की स्थापना, विदेशी घुसपैठ से सुरक्षा तथा धार्मिक सुधार हेतु जांदो नाग नामक, याद रखना है कौन है? तो जांदो नाग नामक एक रागमेई जनजाति नेता के नेतृत्व में सन 1920 में जनजातीय लोगों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया। याद रखना है यहाँ पर कौन था? तो रागमेई जनजाति था। क्या नाम था? तो यहाँ पर याद रखना है जांदो नाग। ये आपको पूछेगा कौन जनजाति था, ये भी पूछता है, कब शुरू हुआ ये भी पूछता है, 1920 में। और आगे है कि उपरोक्त 3 जनजातियों के नाम पर इस आंदोलन को जेलियांग राग आंदोलन का नाम दिया गया। 3 कौन था जनजाति? लियांगमेई, रागमेई और जेमेई। ये तीनों नाम याद रखने हैं और तीनों नाम से बनता है क्या? तो जेलियांग राग आंदोलन। और जादो नाग ने सर्वप्रथम इन जो है 3 जनजातियों में एकता स्थापित कर अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों को बाहर खरीदने का एक राजनीतिक कार्यक्रम बनाया। ये जो जादो नाग जो व्यक्ति है, ये किस जनजाति का था? तो नागा। और नागा में जो जनजाति होते थे इसमें से 3 थे। 3 कौन कौन था? जेमेई, लियांगमेई और रागमेई। ये जब तीनों मिलता है तब बनता है जेलियांग राग। ठीक। और उसके नेता कौन हुए? तो जांदो नाग। ये क्या करता है कि तीनों जनजातियों का जो है एकता करता है और यहाँ पर राजनीतिक कार्यक्रम बनाता है। खास बात यह थी कि इनका आंदोलन आगे चलकर गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जुड़ा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कौन आंदोलन जो कि मणिपुर में चल रहा था वह उत्तर पूर्व में चल रहा था, गांधी जी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुड़ गया? तो यही आंदोलन था जेलियांग राग। और इसके नेता कौन थे? तो जांदो नाग।
ठीक है, कब शुरू हुआ? 1920 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी आप जानते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे कि जादू नाग ने नागा जनजाति के लिए क्या किया। तो क्या किया? एक जो है संगठन यहाँ पर देख सकते हैं बनाया, और यह क्या नाम था? तो जेलियांग राग इन्होंने ये बनाया, और गैर आदिवासियों को खरीदने और राजनीतिक मतलब खरीदने के लिए एक राजनीतिक कार्यक्रम इन्हीं के द्वारा बनाया गया। बाद में ये गांधी के द्वारा जो चलाए जा रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें ये जुड़ जाते हैं। देखिए आगे क्या होता है कि आगे होता है कि जादू नाग ने अपनी चचेरी बहन 13 वर्षीय चचेरी बहन गेंडालियू के साथ मिलकर एक भूमिगत आंदोलन की योजना बनाई और नागा राज्य की स्थापना का प्रयास किया। नागा राज्य की स्थापना का प्रयास होता है, और इसमें जादू नाग को काफ़ी सफलता मिल गई, लेकिन अंग्रेजी सरकार को इसकी भनक मिल गई। अतः एक हत्या के मामले में फंसाकर 29 अगस्त 1929 को अंग्रेजों ने उसे फांसी की सजा दे दी। किसको? जादू नाग को फांसी मिल जाती है 29 अगस्त 1929 को। आंदोलन इसके बावजूद भी थमा नहीं। गिंडालियू जो थे ये रानी ने इसे जारी रखा। अंग्रेजों द्वारा 1932 में इस आंदोलन को भी दबा दिया गया, और यह जो है आंदोलन क्या होता है? ये दब जाता है। जो जादू नाग और चचेरी बहन ने शुरू किया था भूमिगत आंदोलन, ये दब जाता है 1932 में। और होता क्या है कि जो रानी गिंडालियू थी उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। सन 1947 में आज़ादी मिलने के बाद उसे रिहा किया गया। ये 47 के बाद रिहा होते हैं। गेंडालियू ने अंग्रेजी सरकार की दमनकारी कानूनों की अवज्ञा का भाव जनजातियों में जगाया, और इस तरह वह गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य धारा से अपने आंदोलन को जोड़ने में सफल रही। आगे है स्वतंत्रता के बाद जनजाति या समाज के लोगों के आर्थिक विकास के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए। उन्हें राष्ट्र की धारा में जोड़ने के लिए अनेक उपाय किए गए, फिर भी उनमें असंतोष की लहर व्याप्त रही। इसका मुख्य कारण भौगोलिक एवं राजनीतिक कारण था। यद्यपि संविधान में जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थान एवं नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई थी, फिर भी उनके असंतोष थमे नहीं। नागा जनजाति किसी भी कीमत पर अपनी सांस्कृतिक पहचान खोना नहीं चाहती थी, अतः बाध्य होकर 1 दिसंबर 1963 को अलग राज्य बना, वो था नागालैंड। नागा के लिए बना नागालैंड, समझ गए? कब बना नागालैंड? तो 1 दिसंबर 1963 को। इसमें जो है आपको 2-3 ही नाम याद करना है। एक तो नाम आपको याद रखना है, हम ऊपर की ओर चलते हैं और यहाँ पर आपको बताएंगे। एक तो नाम इनका याद रखिएगा रानी गेंडालियू का, और एक नाम याद रखिएगा जादू नाग का। यही कोशिश कर रहा था कि एक जो है योजना, भूमिगत आंदोलन की योजना बनाई और एक नागा राज्य की स्थापना का प्रयास किया। कुछ हद तक सफलता मिली थी, लेकिन बाद में जब आज़ाद होता है भारत, तब एक नागा राज्य की स्थापना होती है और उस राज्य का नाम होता है नागालैंड, और 1 दिसंबर 1963 को ये स्थापना हो गई। संविधान में उत्तर पूर्व राज्यों के लिए विशेष व्यवस्था की गई। ईस्ट की तरफ देखो जो है नीति आप जानते हैं ना, मोदी जी के द्वारा, जिसके अनुसार असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर आदि में आदिवासियों के उनके आंतरिक मामलों में स्वायत्तता दी गई। जो भी आंतरिक मामला है, जो भी कैसे रहेगा नहीं रहेगा, उनका धार्मिक और सामाजिक क्या है, इसको छूट दे दिया गया। संसद द्वारा पारित कानून यहाँ तक जो है तब तक लागू नहीं होता जब तक कि विधानमंडल की विशेष समिति उसे अनुमोदित नहीं कर देती। मतलब कोई भी कानून जो है तब तक लागू नहीं होगा जब तक विधानमंडल अनुमोदित नहीं करेगी संसद द्वारा। देखिए संथाल परगना एवं छोटा नागपुर में भी जनजातीय विद्रोह नहीं थमा और वे अलग क्षेत्रीय पहचान के लिए लगातार संघर्ष करते रहे, और अंततः छोटा नागपुर और संथाल का जो परगना था, वहाँ संथाल के जो लोग थे, यहाँ पर हमने पढ़ा संथाल परगना और छोटा नागपुर, यही बनता है आपको झारखंड। बिहार से विभाजित होता है 15 नवंबर 2000 को, और बिहार से विभाजित होकर झारखंड राज्य का नाम आप देखते हैं। ये समझ गए ये कौन सा क्षेत्र था? तो संथाल और छोटा
संथाल परगना और छोटा नागपुर जो है जनजातीय विद्रोह नहीं थमता है और यहाँ पर एक नए राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 को बिहार को विभाजित करके होता है। यहाँ पर देखेंगे जनजातीय विद्रोह में महिलाओं की क्या भूमिका थी। तो उपनिवेशवाद के खिलाफ आदिवासियों के विद्रोह में आदिवासी महिलाओं की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण रही। ये महिलाएं सैनिक कार्रवाई करने से लेकर विद्रोह का नेतृत्व करने तक के कार्य में पुरुषों का साथ देती थी। संताल विद्रोह में राधा और हीरा नाम की महिलाओं ने गरासा, कुल्हाड़ी और लाठी जैसे अस्त्रों का प्रयोग किया था। याद रखिएगा, संथाल परगना में कौन महिलाएं थी? एक हीरा थी और एक राधा थी। राधा और हीरा ये दोनों जो है गरासा का, कुल्हाड़ी का, लाठी ये अस्त्र का प्रयोग उसने किया, जिसके लिए अंग्रेजी सरकार ने उन्हें कैद कर दिया था। सिंधु की बहन फूलो, सिंधु कान्हो आप जानते हैं ना नाम, 4 भाई थे। तो सिंधु की बहन फूलो और झानू ने अंग्रेजी कैंप में घुसकर 21 सैनिकों को तलवार से मार गिराया था। कौन बहन थी? किसकी बहन? तो सिंधु की बहन थी। इसने फूलो और झानू नाम याद रखिएगा, अंग्रेजी कैंप में घुसती है और 21 महिलाओं जो है 21 सैनिक को उसने मार दिया। 2 महिला मिलकर 21 सैनिक को मार गिराया। सन 1899 में मुंडा विद्रोह के समय बिरसा मुंडा की महिला साथी साली, मतलब जो महिला साथी थी नाम था क्या? साली और चंपी का उदाहरण मिलता है, जिन्होंने सैन्य संगठन कर बिरसा का साथ दिया था। बिरसा के दोस्त गया मुंडा, क्या नाम था? बिरसा का दोस्त था एक गया मुंडा की पत्नी थी मानी बुई। इनकी गया मुंडा की पत्नी का क्या नाम था? तो मानी बुई, और ये बिरसा के दोस्त थे। और बेटी इनका था, एक था थींगी, बेटी का नाम थींगी, नागी और लेम्बू, तथा उसकी 2 बहुओं, इसके बहू भी गया मुंडा की पत्नी, बेटी, बहू जो है अंग्रेजों के खिलाफ गरासा, तलवार और लोहे के छड़ का प्रयोग किया। जो है यहाँ पर याद रखना, मुंडा के दोस्त का क्या नाम? गया मुंडा, उनकी पत्नी का क्या नाम? मानी बुई, और बेटी जो थी थींगी, नागी और लेम्बू, और 2 बहू भी थी जो अंग्रेजों के खिलाफ गरासा, तलवार का, लोहा का प्रयोग की थी। आगे है कि ताना भगत आंदोलन में भी जतरा भगत के बाद लिथो उराव नाम की जनजातीय महिला ने नेतृत्व किया। क्या नाम था? तो लिथो उराव नाम था। और ताना भगत के जो हैं कौन थे? तो जतरा भगत थे। ताना भगत आंदोलन में जतरा भगत का नाम याद रखिएगा, ये इसके नेतृत्व में चलता है। उसके बाद जो है थीमा जो है उराव नाम की जनजातीय महिलाओं ने इसका नेतृत्व अपने हाथ में लिया। उत्तर पूर्व क्षेत्र में गिंडालियो इसका अपूर्व उदाहरण है। भारत के अन्य क्षेत्रों में जैसे गोंड जनजाति के क्षेत्र में गोंड महिला गोंड महिला क्या नाम था? राजमोहिनी देवी ने 1940 के दशक के उत्तरार्ध में से 1950 के दशक के आरंभ तक आंदोलन का नेतृत्व संभाला। ये गोंड जनजाति की महिला थी, राजमोहिनी देवी, 1940 के दशक के उत्तरार्ध से 1950 तक। आगे है कि यद्यपि जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव था, फिर भी गैर आदिवासियों एवं अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ आदिवासी महिलाओं ने डटकर मुकाबला किया। तो आपका ये चैप्टर ही समाप्त हो गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम जो है कुछ क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। बार बार यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। हम इसका जो है प्रीवियस ईयर भी करेंगे और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया उसका करेंगे, और साथ ही साथ जो यहाँ पर पूछे जाने की संभावना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन नहीं दिए हैं उसके बाद भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते थे? तो आदिवासी कहलाते थे। आदि मतलब पुराना, वासी मतलब वहाँ के वासी। चलिए, दिक मतलब दिकू किसे कहा जाता था? दिकू कहा जाता था यहाँ पर जो बाहरी लोग होते थे। क्या होते थे? जो गैर आदिवासी लोग होते थे उनको दिकू कहा जाता था। बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे? तो छोटा नागपुर यहाँ पर याद रखना है, छोटा नागपुर में उनका जन्म हुआ था और इनका जो है गुणगान भी होता है। आगे है कि गिंडालियो ने अंग्रेजी सरकार की दमनकारी कानूनों को नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी के किस आंदोलन से जनजातीय आंदोलन को जोड़ने का सफल प्रयास किया? तो यह आंदोलन था
सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, आगे चलिए। आगे है अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य किस राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप बना? तो ये बिहार। कब बना? 15 नवंबर को जन्म होता है किसका? 1874 में, तो बिरसा मुंडा का। और बिरसा मुंडा के जो ही जन्मदिन पर बिहार राज्य से अलग होकर झारखंड राज्य की स्थापना होती है। चलिए, यहाँ पर आपको मिलान करना है कि जांदो नाग कहाँ के? तो जांदो नाग का आंदोलन यहाँ पर याद रखना है कि पूछेगा। यहाँ पर 1 मिनट हम पूरा पढ़ लेंगे तब मिलाएंगे। बिरसा मुंडा, कंध जाति और टिकेंद्रजीत सिंह और जतरा भगत। तो यहाँ पर शुरू से हम जो है मिलाने वाले हैं, एक एक करके ध्यान से देखिएगा और यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो बता दीजिएगा। अब चलिए, पहला जांदो नाग क्या हो जाएगा? जांदो नाग कहाँ पर है? तो ये जांदो नाग जेलियांग राग आंदोलन, जो जेलियांग राग आंदोलन था, इनका नेतृत्व कौन किया? 3 जो है जनजाति समूह से बनकर यह जो है जेलियांग राग आंदोलन बनता है। आंदोलन का नाम होता है बिरसा मुंडा जो है सिंगबोंगा। यहाँ पर देखेंगे बिरसा मुंडा सिंगबोंगा। और कंध जाति कहाँ पर? तो ओडिशा में, कंध जाति ओडिशा में। और टिकेंद्रजीत सिंह को तो मृत्यु दे दिया, फांसी लगा दिया था, तो मणिपुर के। और जतरा भगत कहाँ के? ताना भगत आंदोलन के ये जो है अगुवाई करते थे। तो ये हो गए कौन? तो जतरा भगत, ताना भगत आंदोलन। तो समझ गए, आपका क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हो गया है। अब आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्द ही इसका MCQ हम आपको आज दे देंगे। ठीक है, आज हम कोशिश कर रहे हैं, आज हम आपको इसका और तीसरे अध्याय का MCQ आपको पहुंच जाएगा। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।